नमस्कार, ये है आवाज एट 9। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर दिन भर की बड़ी, अहम और ऐसी खबरें जो हैं आपके लिए जरूरी। सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। पुराने गहने बेचने पर लोगों पर नहीं लगेगा जीएसटी, सरकार ने एक दिन बाद ही जारी की सफाई। जीएसटी से परेशान एक्सपोर्टर्स को राहत देगी सरकार, टैक्स छूट के लिए नई स्कीम लाने की तैयारियां। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। नए रूप में आ सकता है मल्टी ब्रांड रिटेल में एफडीआई, रिटेल कंस्ट्रक्शन समेत करीब 6 सेक्टर्स में एफडीआई नियम हो सकते हैं आसान। पीएम कल करेंगे अहम बैठक। कर्ज सस्ता होने की उम्मीद में बाजार में बहार, पहली बार सेंसेक्स 32,000 के पार, निफ्टी भी पहुंचा 9,900 के करीब। पहली तिमाही में टीसीएस के मार्जिन और मुनाफे से मायूसी, लेकिन आय उम्मीद के मुताबिक। नई कार खरीदने को बढ़ावा नहीं देगी सरकार, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर होगा जोर। परिवहन मंत्री बोले ऐसे ही चला तो सड़कों पर नहीं बचेगी जगह। कॉर्पोरेट ऑफिस, शॉपिंग मॉल्स में दिखेगा बाबा का पराक्रम, पर्सनल सिक्योरिटी बिजनेस में उतरी पतंजलि। वर्चुअल रियलिटी फीचर के साथ एसूस ने लॉन्च किया दुनिया का पहला एआर टेक्नोलॉजी वाला जेनफोन, कीमत 50,000 रुपए। सरकार ने पुराने गहनों की खरीद बिक्री पर जीएसटी को लेकर नई सफाई जारी की है। वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि पुराने गहने बेचने पर जीएसटी नहीं लगेगा। इसके साथ ही शैक्षणिक संस्थाओं की सेवाओं में भी जीएसटी को लेकर सरकार ने सफाई जारी की है। पूरी खबर जानने के लिए हम बात करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, सरकार ने ज्वेलरी और शिक्षा इन दोनों मामलों पर अब फिर से सफाई दी। ज्वेलरी पर तो कल ही बातें आई थी पुरानी ज्वेलरी को लेकर, लेकिन आज ही सफाई आ गई। क्या है डिटेल में ये सारी बातें? दरअसल सरकार ने अब जो नई सफाई जारी की है उसके मुताबिक कोई शख्स, आम इंसान अगर अपनी पुरानी ज्वेलरी को लेकर के ज्वेलर के पास जाता है और कहता है कि पुरानी ज्वेलरी ले लीजिए, इसके बदले में आप हमें कैश दे दीजिए, तो ऐसी सूरत में उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। इस पर रिवर्स चार्ज का नियम लागू नहीं होगा, क्योंकि वो आम इंसान पुरानी ज्वेलरी लेकर के जो जा रहा है वो किसी कारोबार के मकसद से नहीं जा रहा है, बल्कि व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए उस ज्वेलरी को अपने पास रखा था और इसी इस्तेमाल के लिए पुरानी ज्वेलरी वहाँ पर जाकर के दे रहा है, वापस उसके बदले में कैश ले रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा ज्वेलर है जो कि जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, वो अपने पास जो पुरानी ज्वेलरी पड़ी हुई है उस ज्वेलरी को लेकर के किसी ऐसे ज्वेलर के पास जा रहा है जो कि जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है, तो वहां पर ज्वेलर्स जो है वो उस ज्वेलर से जो पुरानी ज्वेलरी लेकर के जा रहा है उससे 3% का जीएसटी वसूलेगा, क्योंकि पुरानी ज्वेलरी लेकर जाने वाला ज्वेलर कारोबार के मकसद से ऐसा कर रहा है, तो वहां पर 3% का टैक्स लगेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है, मान लिया जाए आप पुरानी ज्वेलरी लेकर के जाते हैं और इसके बदले में नई ज्वेलरी आप लेते हैं ज्वेलर से, तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पे जीएसटी 3% का नहीं लगेगा। दरअसल पुरानी ज्वेलरी लेकर के नई ज्वेलरी जो आपको दे रहा है, इस पर जो मेकिंग चार्ज ले रहा है नई ज्वेलरी के ऊपर, तो उस मेकिंग चार्ज के ऊपर जो है सर्विस टैक्स के बराबर जीएसटी लगेगा, यानी 18% आपको जीएसटी देना पड़ेगा। पुरानी ज्वेलरी दे रहे हैं, नई ज्वेलरी ले रहे हैं, तो नई ज्वेलरी में जो मेकिंग चार्ज का हिस्सा है उस पर आपको 18% का जीएसटी लगेगा। वित्त मंत्रालय की तरफ से एक और सफाई जारी की गई है। वो सफाई ये है कि शिक्षण संस्थानों को जीएसटी से पूरी तरह से छूट दी गई है, शिक्षा को पूरी तरह से छूट दी गई है। ऐसे में किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर अपने टीचर्स को, अपनी फैकल्टी को, अपने स्टूडेंट को या फिर अपने स्टाफ को किसी भी तरह की सुविधा देता है इंस्टीट्यूट, तो वहां पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ और जीएसटी से जुड़ी खबरें यहां पर बता दें दर्शकों को, क्योंकि देश भर में करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर हैं। पूरी सप्लाई चेन पर नजर रखना टैक्स अफसरों के लिए लगभग नामुमकिन था, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद अब टैक्स चोरी मुश्किल हो जाएगी। जल्दी जीएसटी नेटवर्क में एक सॉफ्टवेयर आ रहा है जिससे अपने दफ्तर में बैठकर ही टैक्स अफसर चंद क्लिक से सारा भेद जान पाएंगे। जीएसटी युग में कारोबार करना आसान होगा, लेकिन कारोबार में बेईमानी मुश्किल। डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या और कितना माल भेजा, ये सारी जानकारी नेटवर्क पर दर्ज होगी। होलसेलर ने वेरीफाई कर दिया तो ये जानकारी लॉक हो जाएगी। लॉक करने का अधिकार डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर दोनों को होगा। एक बार ये जानकारी लॉक हो गई तो कोई उसे बदल नहीं सकता। इससे टैक्समैन को तो कारोबार ट्रैक करने में आसानी होगी ही, होलसेलर और रिटेलर को भी फायदा होगा। दरअसल पुरानी व्यवस्था में डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या रिटेलर का वैट के कारोबार का पेमेंट रोक लेते थे। वैट पेमेंट करने के बाद ही ये रकम मिलती थी।
लेकिन अब ये पूंजी रुकेगी नहीं, क्योंकि रिटेलर या होलसेलर ने टैक्स दिया या नहीं दिया, ये चिंता अब डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं करनी है। इसके अलावा जीएसटी के तहत कारोबारियों की रेटिंग भी की जाएगी। जो कारोबारी जीएसटी के नियमों का ज्यादा बेहतर तरीके से पालन करेंगे, उनकी रेटिंग अच्छी रहेगी। जो नियमों के पालन करने में कोताही बरतेंगे, उनकी रेटिंग कम की जाएगी। ये रेटिंग 0 से 10 तक होगी। नियमित तौर पर टैक्स चुकाना, समय पर रिटर्न फाइल करना, इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई में मैचिंग जैसे मापदंड पर रेटिंग निर्भर करेगी। ये रेटिंग हर कारोबारी के जीएसटीएन प्रोफाइल के साथ कोई भी देख सकता है। इसी तरह एक कारोबारी साल में अगर तय संख्या से ज्यादा बार रिटर्न भरने, टैक्स चुकाने में देरी करता है या गड़बड़ी करता है, तो सिस्टम अलर्ट कर देगा। इस पर उस कारोबारी का रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। यानी जीएसटी के तहत किसी गड़बड़ी को पकड़ने के लिए अब टैक्स अधिकारी की तरफ से एक्शन का इंतजार नहीं करना होगा। जीएसटीएन सॉफ्टवेयर खुद इसका अलर्ट जारी कर देगा। जाहिर है, इससे विभाग में भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी कम होगी। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। तो यहां सरकार एफडीआई के मोर्चे पर दूसरे दौर का रिफॉर्म करने जा रही है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसके लिए प्रधानमंत्री कल एक बड़ी बैठक भी करने जा रहे हैं। तो जैसा हमने कहा था, लक्ष्मण को अपने साथ रोका था, अभी तक बने हुए हैं, क्योंकि लक्ष्मण से इस बड़ी खबर पर भी जानकारी लेनी। लक्ष्मण, इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? दरअसल ये बैठक इस मायने में काफ़ी अहम है कि इसे एफडीआई के मोर्चे पर दूसरे दौर का बड़ा रिफॉर्म माना जा रहा है। इस बैठक में करीब 6 सेक्टर में एफडीआई के मौजूदा नियमों में ढील देने के प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। चूंकि इस बैठक की अगुवाई खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं और इस बैठक में नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे और मंत्री भी शामिल होंगे, तो हो सकता है कि इस बैठक में काफ़ी हद तक सहमति बन जाए, जिसके बाद जल्द ही औपचारिक ऐलान कर दिया जाए 6 सेक्टर में एफडीआई के नियमों में ढील देने का। जो 6 सेक्टर है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर है सिंगल ब्रांड डिटेल कह सकते हैं। सिंगल ब्रांड डिटेल में अभी क्या होता है कि 100% तक एफडीआई की छूट तो है, लेकिन 51% तक ऑटोमेटिक रूट से है। 51% से ज्यादा एफडीआई लाएंगे तो आपको सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अब नियम में बदलाव किया जा सकता है और यह कहा जा सकता है कि 100% तक एफडीआई लाइए, सरकार से आपको पूछने की जरूरत नहीं है। यानी 100% तक ऑटोमेटिक रूट से सिंगल ब्रांड डिटेल में एफडीआई की छूट मिल सकती है। इस नियम पर चर्चा होनी है। दूसरा है रिटेल को लेकर के। मल्टी ब्रांड डिटेल में 51% एफडीआई की छूट सरकार ने दी है, लेकिन नई सरकार ने उस पर रोक लगा रखी है उसके अमल पर। अब सरकार उस रोक को हटा सकती है, लेकिन शर्त यह जोड़ सकती है कि मल्टी ब्रांड रिटेल स्टोर में अगर 51% तक एफडीआई लाना चाहते हैं तो शर्त एक है, वो ये कि उस स्टोर में बिकने वाला हर सामान भारत में बना होना चाहिए। इसी तरह फूड रिटेल में 100% एफडीआई की छूट है, लेकिन अब तक एफडीआई आ नहीं रहा है, तो सरकार इनकी शर्तों में ढील दे सकती है और ये कह सकती है कि फूड रिटेल में अगर एफडीआई ला रहे हैं तो उसमें से 25% आइटम उस स्टोर का आप नॉन फूड भी बेच सकते हैं। यानी खाने के सामान को छोड़कर दूसरे सामान भी जो घर में इस्तेमाल होते हैं उसे भी आप उस स्टोर में बेच सकते हैं। इसी तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, प्रिंट मीडिया सेक्टर में एफडीआई के नियमों में ढील देने पर चर्चा होगी और अगर सहमति बनी तो इसका जल्द ही औपचारिक ऐलान भी किया जा सकता है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। अब बात करेंगे शेयर बाजार की, जो इन दिनों रोज नए शिखर बना रहा है। रिजर्व बैंक की ओर से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद में शेयर बाजार में जोरदार खरीदारी नजर आई है। सेंसेक्स ने आज 32,000 का नया स्तर पार कर लिया है। वहीं निफ्टी भी 9,900 के बेहद करीब पहुंच गया है। एफएमसीजी, बैंक, मेटल, ऑटो शेयरों में जोरदार खरीदारी नजर आई है। देश के दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के मिले जुले नतीजे आज आए। कंपनी के मार्जिन्स और मुनाफे ने निराश किया, जबकि आय अनुमान के मुताबिक ही रही है। कंपनी ने शेयरधारकों को 7 रुपए का डिविडेंड देने का ऐलान भी किया है। टीसीएस के नतीजों को समझने के लिए हम बात करेंगे अपने सहयोगी आशीष वर्मा से। आशीष, तो मार्जिन्स पे यहां दबाव है, लेकिन ओवरऑल नतीजे कैसे दिख रहे हैं? देखिए, एक्सपेक्टेशंस थी कि टीसीएस इस बार कमजोर परफॉर्मेंस डिलीवर करेगा और एक्सपेक्टेशंस पे खरी उतरी है। कमजोर परफॉर्मेंस है इस कंपनी की तरफ से। कांस्टेंट करेंसी में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 से 2.5% के आसपास ग्रोथ होगी, जो कि पिछले कई सालों में सबसे कमजोर Q1 परफॉर्मेंस होगा, और इस कंपनी ने एक्चुअली 2% की ही ग्रोथ डिलीवर करी है। तो हमारे जो एक्सपेक्टेशंस का बैंड था उसके निचले स्तरों पर परफॉर्मेंस आया है। डॉलर आय में 3% का उछाल है और वॉल्यूम ग्रोथ 3.5% के आसपास। तो मोटा मोटी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन रेवेन्यूज के फ्रंट पे उम्मीद पे ऑलमोस्ट खरी उतरी है कंपनी। लेकिन बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में। इस कंपनी के मार्जिन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 150 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 1.5% कम हो जाएंगे, क्योंकि कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने वाली है, क्योंकि वीजा कॉस्ट की काउंटिंग होनी है
और तीसरा रुपए में जो मजबूती आई है उसका इंपैक्ट होगा। लेकिन हमारी 150 बेसिस पॉइंट्स की उम्मीद के सामने 230 बेसिस पॉइंट्स इस कंपनी के मार्जिन्स कमजोर हो गए, वो एक बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। हालांकि मैनेजमेंट का कहना है कि फॉरेक्स के चलते आय पे इंपैक्ट देखने को मिला है और मैनेजमेंट ये भी कह रहा है कि जिस तरह की डील पाइपलाइन है उसको देखते हुए लगता है कि बचे हुए FY18 में ग्रोथ शायद वापस पटरी पर लौटती हुई नजर आए, बेहतर होती हुई नजर आए। लेकिन स्टॉक कल मुझे लगता है इन रिजल्ट्स के बाद निगेटिवली रिएक्ट करेगा। शुक्रिया आशीष। इधर TCS के नतीजे थोड़े कमजोर रहे हैं लेकिन संतोषजनक है, ऐसा कहना है कंपनी के MD और CEO राजेश गोपीनाथन का। It's a slower start to Q1, having at 2% constant currency. I would say that I would classify it as steady rather than strong, but the volume growth side is good. So if you look at it from a structural perspective, it's actually quite positive. GST से परेशान एक्सपोर्टर्स को जल्द राहत मिल सकती है। सरकार एक्सपोर्टर्स की नई स्कीम लाने पर विचार कर रही है जिसके तहत एक्सपोर्टर्स को GST में 3% तक छूट मिलेगी। GST लागू होने से पहले एक्सपोर्टर्स को मिल रही टैक्स में रियायतें फिर से बहाल हो सकती हैं, लेकिन पुरानी स्कीम के तहत नहीं। इन टैक्स छूट को बहाल करने के लिए वाणिज्य मंत्रालय नई स्कीम लाने पर विचार कर रहा है। इस नई स्कीम के तहत एक्सपोर्टर्स को GST में 3% तक छूट मिल सकती है। ये छूट सेंट्रल GST और इंटीग्रेटेड GST में ही देने का प्रस्ताव है। स्टेट GST में ये छूट नहीं दी जाएगी। इसका फायदा खासतौर से कैपिटल गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट करने वालों को मिलेगा। इसी तरह एक्सपोर्टर्स को मिलने वाली दूसरी रियायतों में GST लागू होने के साथ ही जो कटौती की गई है उसे भी काफी हद तक बहाल करने की कोशिश होगी। इसका ऐलान सितंबर में विदेशी व्यापार नीति की समीक्षा के दौरान किया जा सकता है। दरअसल GST लागू होने के बाद सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी में एक्सपोर्टर्स को जो भी रियायत मिलती थी वो काफ़ी हद तक खत्म कर दी गई थी। उसके बाद एक्सपोर्टर्स ने एक्सपोर्ट में गिरावट का हवाला देते हुए सरकार से नई नीति लाने की मांग की थी। सूत्रों की माने तो उद्योग मंत्रालय अब नई स्कीम लाने पर विचार कर रही है ताकि इन रियायतों को फिर से बहाल किया जा सके। दरअसल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम और सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत एयरपोर्ट्स को एक सर्टिफिकेट मिलता था जिसे ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट कहते थे। इस स्क्रिप्ट का इस्तेमाल एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स चुकाने के लिए किया जाता था, लेकिन GST लागू होने के साथ ही ये छूट खत्म हो गई। नए नियम के मुताबिक एक्सपोर्टर ड्यूटी फ्री स्क्रिप्ट में सेंट्रल GST या IGST नहीं चुका सकते हैं। इसी तरह EOU यानी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट को सामान के इंपोर्ट पर IGST और कंपनसेशन सेस देना होगा। एक्सपोर्टर्स के बीच काफी मशहूर एडवांस ऑथराइजेशन यानी A और एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के तहत अगर कोई सामान इंपोर्ट होता है तो उस पर भी IGST और कंपनसेशन सेस लगेगा। हालांकि बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जा सकेगा, लेकिन इन सब प्रावधानों से एक्सपोर्टर्स की लागत 2% तक बढ़ने का अनुमान है। यही वजह है कि सरकार अब नई स्कीम लाने पर विचार कर रही है। लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। और गंगा मैली करने वालों की अब खैर नहीं, क्या है NGT का आदेश, देखिए इस अपडेट में। गंगा किनारे 100 मीटर के दायरे में कोई निर्माण नहीं और 500 मीटर के दायरे में कचरे की डंपिंग नहीं। यह आदेश आज नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल यानी NGT ने दिया है। NGT ने नदी किनारे कचरा डालने वालों पर 50,000 तक जुर्माना लगाने के लिए भी कहा है। NGT ने यूपी सरकार से कहा है कि वो नदी किनारे बसे जाजमऊ में चमड़े के कारखानों को 6 हफ्ते के भीतर कहीं और शिफ्ट करे। इन आदेश पर पालन हो रहा है या नहीं, इसकी निगरानी के लिए भी NGT ने एक कमेटी बनाई है। बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए सरकार कई नीतियां बना रही है। आज एसोचैम के कार्यक्रम में देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नई नीतियों के तहत इलेक्ट्रिक गाड़ियों और टैक्सियों को इथेनॉल से चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यूपी में सभी बसों और टैक्सियों को इथेनॉल से चलाने का प्रस्ताव यूपी सरकार को भेजा गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार निजी वाहनों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देगी। जिस प्रकार से गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है तो हमको 3 साल में हर एक लेन को ऐड करना पड़ेगा और उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और इसलिए लोगों को गाड़ियाँ खरीदने के लिए डिस्करेज करना, उसकी संख्या कम करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इम्प्रूव करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी हमारा सपना है। गडकरी ने यह भी बताया कि जल्द ही दिल्ली चंडीगढ़ और दिल्ली जयपुर के बीच लग्जरी डबल डेकर बसें चलाई जाएंगी। खास बात यह है कि सरकार इन्हें मिथेनॉल से चलाने पर विचार कर रही है। जैसे इंडिगो और जेट में एयर होस्टेस होती है, वैसे दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से जयपुर, ऐसे डबल डेकर बस में कंफर्ट्स में
लोग अपने गाड़ी के बजाय इसमें जाएंगे ताकि रोड पर गाड़ियों की संख्या कम हो। और इस प्रकार में पॉइंट टू पॉइंट हम ऐसी डबल डेकर एयर कंडीशन लग्जरी बस सर्विस की योजना बना रहे हैं और जिसका टिकट आज जो टिकट है उससे कम होगा। योग गुरु बाबा रामदेव अब प्राइवेट सिक्योरिटी बिजनेस में भी उतर गए हैं। आज रामदेव ने पराक्रम सुरक्षा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से सिक्योरिटी बिजनेस का ऐलान किया। फिलहाल पराक्रम सुरक्षा पतंजलि के लिए ही सिक्योरिटी सर्विस मुहैया कराएगी, लेकिन आगे चलकर कोई भी इसकी सेवाएं ले पाएगा। इस वक्त पतंजलि में CISF सिक्योरिटी सर्विस देती है। इस वक्त देश में सिक्योरिटी सर्विस का कारोबार 408 अरब रुपए से ज्यादा का है, जिसके 2020 तक 816 अरब रुपए होने की उम्मीद है। इस वक्त इस सेक्टर में करीब 70 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। हम लोगों ने पराक्रम सुरक्षा करके एक संस्थान का निर्माण किया। उस संस्थान के माध्यम से अभी उन लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती है। जितना मिलिट्री में फोर्सेज में जो ट्रेनिंग होती है उसमें बहुत सारे ऐसे हमारे जवान हैं जो कई लोगों ने मिलिट्री फोर्सेज के लिए ट्राई किया और बहुत सारे ऐसे भी हैं। हमको खुशी होगी कि कल के दिन में इनको अलग अलग तरह के सरकारी सेवाओं में भी जाना होगा तो हम पूरी तैयार करके देंगे, या इनको प्राइवेट सेवाओं में भी जाना होगा कहीं पर तो उनके लिए भी ये तैयार हो जाएंगे। मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट चलाने वाली 2 कंपनियों के झगड़े में क्या हुआ है बड़ा फैसला, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट लिमिटेड और मैकडोनल्ड के बीच करीब 4 साल से चल रहे विवाद पर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने बड़ा फैसला दिया है। NCLT ने विक्रम बख्शी को फिर से कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट का MD नियुक्त किया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते अपने संवाददाता रोहन सिंह के पास। तो रोहन, क्या था ये विवाद और फिर से मैं पूछना चाहूंगा कि ये कितने वक्त से था और क्या कहा अब NCLT ने? विपिन, 2013 से चल रहा था ये विवाद। दरअसल जो कनॉट प्लाजा रेस्टोरेंट लिमिटेड है ये एक जॉइंट वेंचर है मैकडोनल्ड और विक्रम बख्शी के बीच में। विक्रम बख्शी की इसमें 50% हिस्सेदारी थी। 2013 में विक्रम बख्शी को MD के पद से हटा दिया गया था और उसके बाद विक्रम बख्शी ने मैकडोनल्ड को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास लेके गए थे और अब नेशनल ट्रिब्यूनल ने यह फैसला दिया है कि विक्रम बख्शी को दोबारा से इसका MD नियुक्त किया जाए और साथ ही जो अधिकार उनके पास थे वो अधिकार वापस किए जाएं। साथ ही एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को CPRL का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है और उनको वोटिंग का राइट भी होगा इस मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि ये जो पूरा का पूरा जो हटाया जा रहा था विक्रम बख्शी को, ये गैर कानूनी था, गलत इंटेंशन से किया गया था और विक्रम बख्शी के जितने भी अधिकार हैं वो उन्हें वापस किए जाए। दरअसल ये जो हाल ही में आपको याद होगा कि लगभग 43 रेस्टोरेंट दिल्ली में बंद हुए थे, उसकी एक वजह यह भी बताई जा रही थी कि विक्रम बख्शी ने इसे साइन करने से मना कर दिया था। तो अब चूंकि ये मामला जो है अपने नतीजे के करीब पहुंच रहा है तो उम्मीद की जा रही है कि शायद इसका कोई एक जो बंद हुए रेस्टोरेंट है शायद वो दोबारा से खुल जाए। लेकिन कम से कम 4 साल से जो मामला चल रहा था, जो विवाद था, वो अब एक आखिरी नतीजे पर पहुंच चुका है। जी शुक्रिया रोहन। सिर्फ हवाई जहाज ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट पर हंगामा करने वाले यात्रियों पर भी प्रतिबंध लग सकता है। नो फ्लाई लिस्ट तय करने के लिए बनने जा रहे नियमों में इसकी व्यवस्था हो सकती है। सरकार नो फ्लाई लिस्ट बनाने के लिए नियम पिछले महीने ही लाने वाली थी, लेकिन सूत्रों की माने तो अब उसमें थोड़ी और देरी हो सकती है। शिवसेना के ये सांसद रविंद्र गायकवाड़ तो आपको याद ही होंगे। इन्होंने न सिर्फ विमान के अंदर हंगामा मचाया था बल्कि उतार दिए जाने के बाद एयरपोर्ट पर भी खासा बवाल काटा था। कुछ ऐसा ही नजारा विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर भी देखने को मिला था जब टीडीपी सांसद दिवाकर रेड्डी ने एयरपोर्ट कर्मचारियों के साथ जमकर तू मैं की थी। इसीलिए नो फ्लाइट लिस्ट के नियम बनाते वक्त ये भी विचार हुआ कि एयरपोर्ट पर भी यात्रियों के बर्ताव को देखा जाए। विमानन मंत्रालय अब इस पर विचार कर रहा है। आम लोग इस प्रस्ताव का स्वागत करते हैं, लेकिन उनका कहना है कि नियम एयरपोर्ट कर्मचारियों पर भी लागू हों। अगर कोई कस्टमर परेशान करता है तो उनको 6 महीने के लिए बैन कर दो, उनको जेल कर दो, बिकॉज नो वन हैज अ राइट टू ह्यूमिलेट एनीवन। बट अगर एयरलाइंस वाले ऐसा करते हैं उसकी कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता। Definitely it should be, but I also think they should know the reason behind it. If there's any, particular reason why they are behaving like that. If they're just behaving like that just for the sake of behaving, then I think definitely there should be a ban. नो फ्लाई लिस्ट में जिस शख्स का नाम आ जाएगा उस पर 3 महीने से लेकर आजीवन उड़ान भरने पर रोक लग सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक अगर कोई यात्री विमान के अंदर खराब बर्ताव करे तो एयरलाइंस कंपनी सरकार को उस यात्री का नाम देगी। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो एयरपोर्ट पर बर्ताव के हिसाब से लिस्ट बनाने के लिए कई और एजेंसियों से तालमेल जरूरी होगा।
जो एक हैबिचुअल मिसबिहेवियर वाले लोग हैं या कोई ऐसा स्टार्टलिंग मिसबिहेवियर है तो उसके केस में आप उसको एक तरह का एक पनिशमेंट और दे रहे हैं कि आप यात्रा नहीं कर सकते। पर जो हमारा इंडियन पैनल कोड है वो ऑलरेडी उस चीज़ को कवर करता है, तो कोई नया कानून हम नहीं बना रहे हैं, हम उसमें एक थोड़ा सा इजाफा और कर रहे हैं। फ्लाइट डिले होने और ओवर बुकिंग को लेकर अक्सर यात्री हवाई अड्डे पर हंगामा करते हैं। ऐसे में बिना वाजिब वजह के यात्रियों के हंगामे और एयरलाइंस की गलती के कारण हुए हंगामे में फर्क करना मुश्किल होगा। जाहिर है इसमें एयरपोर्ट पर तैनात एजेंसियों की भूमिका बढ़ जाएगी। रोहन सिंह, दिल्ली। ASUS ने ZenFone AR लॉन्च कर दिया। ये पहला ऐसा फोन है जिसमें गूगल टैंगो और गूगल डेड्रीम दोनों एक साथ आ रहे हैं। गूगल टैंगो ऑगमेंटेड रियलिटी फीचर है जिसके जरिए किसी एक चीज को किसी लोकेशन में रखकर फिट करके देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई सोफा आपके लिविंग रूम में कैसा दिखाई देगा ये आप इसके जरिए देख पाएंगे। इसके अलावा गूगल डेड्रीम एक वर्चुअल रियलिटी सॉफ्टवेयर है जिसमें हैंडसेट के जरिए आप 3D मोशन का अनुभव कर सकते हैं। इन्हीं खूबियों के चलते फोन में 3 कैमरे दिए गए हैं। रियर में 23 MP का रेगुलर कैमरा है जिसके साथ एक फिश आई कैमरा है जिसमें 2 सेंसर दिए गए हैं, एक मोशन के लिए और एक डेप्थ डिटेक्ट करने के लिए, जो कि काम आएंगे ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए। इसके साथ ही एक IR प्रोजेक्टर भी बैक पैनल पर लगाया गया है। फोन में सेल्फी के लिए 8 MP का कैमरा दिया गया है। हालांकि इतने सारे फीचर्स के साथ फोन में सिर्फ 3300 mAh की बैटरी दी गई है। ASUS ZenFone AR की कीमत भी सुन लीजिए, 50,000 रुपए। ये फोन आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगा। इधर डेल ने दुनिया का पहला वायरलेस चार्जिंग लैपटॉप डेल लैटिट्यूड 7285 लॉन्च कर दिया है। ये 2-in-1 लैपटॉप वायरलेस चार्जिंग कीबोर्ड और चार्जिंग मैट के साथ आएगा। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो डेल लैटिट्यूड में 2880 और 1920 रेजोल्यूशन के साथ 12 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इस लैपटॉप में 8GB और 16GB रैम के साथ इंटेल KB लैक चिप दिया गया है। इस लैपटॉप का इंटरनल स्टोरेज है 512GB और इसे माइक्रो कॉर्ड से बढ़ाया जा सकता है। कंपनी का दावा है कि 2-in-1 लैपटॉप टैबलेट मोड में 6 घंटे तक बैटरी बैकअप दे सकता है। साथ ही कीबोर्ड में अटैच करने के बाद इसका बैटरी बैकअप 2 घंटे का हो जाएगा। पर्यावरण पर एक चौंकाने और डराने वाली खबर। अंटार्कटिका का एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो गया। अंटार्कटिका का 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है और जो हिस्सा टूटा है वो करीब 1 खरब टन का आइसबर्ग है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में पेरिस जलवायु समझौते से हाथ खींचा था। शायद ये जानकर उनकी आंखें खुल जाएं कि बर्फ का जो हिस्सा टूटा है वो इतना बड़ा है कि उसमें उनके अपने न्यूयॉर्क जैसे 7 शहर समा सकते हैं। यहां अपने देश की राजधानी दिल्ली से तुलना करें तो बर्फ के इस चट्टान में ऐसे 4 शहर आ सकते हैं। जाहिर है इस चट्टान के टूटने से अंटार्कटिका की सूरत बदल जाएगी। इसे सीधे सीधे ग्लोबल वार्मिंग से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे घटाने की दिशा में पेरिस जलवायु समझौता काफी अहम है। तो आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और YouTube के साथ। नमस्कार।